नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से अगर बीएड कर रहे हों तो ये जो आज का विषय है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट पेपर नंबर 3 अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान अधिगम एवं शिक्षण से लेसन 2, ठीक है, लेसन 2 को हमने लिया है। लेसन 1 3 वीडियो में, वीडियो नंबर 1, 2 और 3 वीडियो में हम लेसन 1 को कंप्लीट किए हैं। उसमें है आप पढ़े हैं शिक्षण और अधिगम की अवधारणा एवं संबंध, शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकता, शिक्षण एवं अधिगम का औचित्य, शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकता, महत्व एवं क्षेत्र। तो इन सभी विषयों पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा किए हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज का जो वीडियो है, वीडियो नंबर 4 पेपर 3 का लेसन 2 के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया में चर। तो आइए इस शिक्षण प्रक्रिया में चर क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए, सीखने के कार्य, ठीक है, सीखने के क्या कार्य होते हैं? अनुदेशनात्मक उद्देश्य, ठीक है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या क्या हैं इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के संचालन में उद्देश्यों का चुनाव करना एक प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। यहाँ पर जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी कहानी हुई या पर्यावरण से संबंधित हमने टॉपिक लिया, पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। तो अगर हम अपना ये टॉपिक लेते हैं हमारा पर्यावरण, ये शिक्षण कार्य मेरा शिक्षण हमारा पर्यावरण पर कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत पहले तो शिक्षण प्रक्रिया के संचालन है तो उद्देश्यों का चुनाव करना। जो हमारा पर्यावरण सब्जेक्ट लेते हैं उसका उद्देश्य क्या होगा, यानी हमारा पर्यावरण पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या होगा। तो मेन उद्देश्य हमारा पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य ये होगा कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति क्या होगा, जागरूकता फैलाएंगे। उससे क्या होगा, बच्चे प्राकृतिक के बारे में जानेंगे, प्रकृति क्या होती है, प्रकृति से हमें क्या लाभ है, क्या हानि है, इसके बारे में बच्चों को समझाना। यानी जब हम शिक्षण प्रक्रिया शुरू करते हैं तो सबसे पहला मेरा वर्क जो होता है वो उद्देश्य को ध्यान में रखना होता है, उद्देश्य का चुनाव करना होता है कि जब हम पर्यावरण बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका मेन हमारा उद्देश्य क्या है। तो बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना, पर्यावरण के प्रति सचेत करना, पर्यावरण के लाभ हानि को बताना मेरा मुख्य उद्देश्य होगा, ठीक है। तो ये शिक्षण प्रक्रिया के संचालन में उद्देश्यों का चुनाव करना एक प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया जो भी होता है उसका मेन प्रमुख कार्य क्या होता है, उद्देश्यों का चुनाव करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। क्योंकि ये उद्देश्यों के निश्चय, ठीक है, निश्चय के शिक्षण की प्रक्रिया आधारहीन हो जाती है। अगर हम अगर अच्छा उद्देश्य जो शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं उद्देश्य को नहीं समझते हैं, क्या उद्देश्य है इस चीज़ को नहीं समझते हैं, तो जो हमारा शिक्षण की प्रक्रिया है वो आधारहीन हो जाती है। इसी समस्या के निदान के लिए कार्य विश्लेषण के उपरांत शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करता है, ठीक है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की तरह ही शिक्षण प्रक्रिया में भी एक उद्देश्य का निर्धारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बिना उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव होता है, ठीक है। यहाँ समझ लीजिए आप लोग थोड़ा सा, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की तरह, जैसे मान लीजिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे हम टीचिंग लाइन में हैं तो हम टीचिंग लाइन का ही बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें सुपर टेट करना है, क्वालिफाई करना है, टीचर हमें बनना है, तो फिर कुछ शिक्षण प्रक्रिया में भी एक उद्देश्य का, जैसे मेरा उद्देश्य यही है कि मैं सुपर टेट क्वालिफाई करूंगा, मेरा उद्देश्य है। तो अगर सुपर टेट हम क्वालिफाई करेंगे तो पहले क्या करना होगा, मेरा गोल उद्देश्य जो है बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य है कि हम सुपर टेट फाइनल करेंगे, ठीक है। उसके बाद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है बिना उद्देश्य, अगर मैं उद्देश्य अपना लक्ष्य, अगर मान लीजिए कि अपने उद्देश्य से अगर हम नहीं बनाते हैं कि सुपर टेट हमें क्वालिफाई करना है तो लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव होगा। तो अगर हम नहीं बनाते हैं उद्देश्य तो क्या होगा, लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव होगा, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण रोल है उद्देश्य का। अगर उद्देश्य हमारा लक्ष्य, अगर उद्देश्य फाइनल नहीं रहता है तो लक्ष्य को प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं, असंभव है वो।
ठीक है। तो आइए अब देखते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य। अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? इसी उद्देश्य से शिक्षक अपने कार्य का विश्लेषण करने के पश्चात एक उद्देश्यों की सूची या फिर शिक्षण के उद्देश्यों की पहचान करता है, अर्थात वह विद्यार्थियों में होने वाले ऐसे परिवर्तनों की पहचान करता है जो शिक्षण प्रक्रिया के पश्चात अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। इसे ही अनुदेशात्मक उद्देश्य कहते हैं। कहने का मतलब इसमें यही है कि जैसे मान लीजिए शिक्षक है, ठीक है, शिक्षक है तो बच्चों में, ठीक है, बच्चों में अनेक प्रकार से होने वाले परिवर्तन, जैसे सामाजिक परिवर्तन हुआ या मानसिक परिवर्तन या जितने भी प्रकार के कुछ परिवर्तन होते हैं, विद्यार्थियों में होने वाले ऐसे परिवर्तन की पहचान करता है। ठीक है, जो शिक्षक होता है विद्यार्थियों में होने वाले शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक कर लिया, पढ़ लिख लिया, उसके बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ उसी को पहचान करता है। जो शिक्षण प्रक्रिया के पश्चात, यानी शिक्षण प्रक्रिया जब फाइनल हो जाती है उसके पश्चात अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। इसे ही अनुदेशात्मक उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, यानी कोई बच्चा है अपना पढ़ लिख लिया, उसके बाद शिक्षक जो है उसके अंतर्गत उसके अंदर क्या विकास हुआ, बच्चे में क्या क्या विकास हुआ शिक्षण प्रक्रिया के बाद, उसी का विश्लेषण करता है। उसी विश्लेषण को उसे जो अलग अलग तरीकों से व्यक्त करता है उसी को अनुदेशात्मक उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, बच्चा सीख लिया, मान लीजिए कि अगर पर्यावरण को हमने पढ़ाया, पर्यावरण के बारे में बच्चा हमारा छात्र जो भी था वो सीखा, सीखने के बाद उसका उपयोग वो क्या कर रहा है, पेड़ लगा रहा है, कोई बच्चा है कि पेड़ को काटने से रोक रहा है, कोई बच्चा है कि मान लीजिए साफ सफाई पर ध्यान देता है। तो इससे जो हर एक बच्चे पर्यावरण को अपना अलग अलग व्यक्त किया, मानो अलग अलग तरीके से पर्यावरण के बारे में बताते हैं। तो इसी परिवर्तन को जो बताने का उनका तरीका है उसी को अनुदेशात्मक उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम महोदय के शब्दों में कहें तो शैक्षिक उद्देश्यों की मदद से मात्र विषय वस्तु की संरचना और अनुदेशन के लिए ही परामर्श नहीं मिलता, बल्कि यह मूल्यांकन की प्रविधियां में विशिष्टीकरण में भी सहायक होती है। ठीक है, बीएस ब्लूम के बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। इसके बाद तुरंत जो वीडियो आ रहा है, वीडियो नंबर 5, तो उसमें हम लोग बीएस ब्लूम महोदय के बारे में विशेष रूप से समझेंगे। इनका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना आप लोग न भूलिएगा। और आपसे फिर से एक बार इस वीडियो में भी रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उन्हें बताएं कि इस चैनल पर अगर आप बीएड कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अपना सिलेबस चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो बीएस ब्लूम के शब्दों में कहें तो शैक्षिक उद्देश्यों की मदद से मात्र विषय वस्तु की संरचना और उद्देश्य के लिए ही परामर्श नहीं मिलता, बल्कि यह मूल्यांकन की प्रविधियां में विशिष्टीकरण में भी सहायक होती है। यानी ये केवल शिक्षण करने के बाद, मान लीजिए कि बच्चे शिक्षण किया, उसके बाद से अपना व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो वहीं तक सीमित नहीं है, बच्चों के मूल्यांकन की प्रविधियों से भी संबंधित है। ठीक है, तो बीएस ब्लूम महोदय के बारे में हम लोग अगले वीडियो में कल शाम को पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो मेरा 5 नंबर जाएगा उसमें आप लोग देखिएगा। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। डेसेको और क्राफर्ड के अनुसार देख लेते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य वह विधि है जिसके द्वारा छात्र के व्यवहार के परिणाम को देखकर यह निर्धारित किया जाता है कि उसमें वांछित विषय वस्तु का अध्ययन कर लिया या नहीं। यानी डेसेको और क्राफ्ट के अनुसार ये चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि उसके व्यवहार को हम लोग देखते हैं। ठीक है, व्यवहार के परिणाम को, बच्चा अगर शिक्षा लिया, पर्यावरण के बारे में पढ़ा, तो पढ़ने के बाद परिणाम को, उसका परिणाम क्या आया उसको निर्धारित करके, परिणाम को देख करके उसके अंदर वांछित विषय वस्तु का अध्ययन कर लिया जाता है। ठीक है, अनुदेशात्मक उद्देश्य का संबंध ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों ही पक्षों में होता है। ठीक है, तो अनुदेशात्मक जो है, अनुदेशात्मक उद्देश्य, उसका संबंध ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों ही पक्षों में होता है। ठीक है, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। बीएस ब्लूम के द्वारा दिए गए परिभाषा से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं।
जब हम शिक्षण के उद्देश्यों को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक बार जब शिक्षण के उद्देश्यों की पहचान तथा उसका निर्धारण हो जाता है तो शिक्षक द्वारा अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आता है, जो शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखना, जिसे कहते हैं बिहेवियरल टर्म। ठीक है, बिहेवियरल टर्म कहते हैं। ठीक है, तो बिहेवियरल टर्म क्या होता है, अब ये शुरू होता है जैसे मान लीजिए कि बच्चा शिक्षण ले लिया, हमने उद्देश्य गोल लक्ष्य अपना ले लिया कि हमारा उद्देश्य क्या है, पर्यावरण को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य क्या है, बच्चे में क्या क्या विकास होगा इससे, इसके बारे में जब हम लोग समझ लेते हैं तो अब उसको लिखने का नंबर आता है। जैसे मान लीजिए कि उद्देश्य हमने ले लिया, गोल ले लिया, सब कुछ कर लिया, तो उसको अब कैसे लिखेंगे, लिखने का कोई चरण है, इसको किस रूप में हम लोग लिखेंगे, कौन से चरण अपनाएंगे, किस चरण में पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो आइए इसके चरण को देख लें। शिक्षण उद्देश्य लिखने के प्रमुख चरण। ठीक है, तो शिक्षण उद्देश्य पहले तो मैं तय करेंगे कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, पर्यावरण पढ़ाने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो पहले हम लिखेंगे कि मेरा उद्देश्य बच्चों में प्रकृति के प्रति संपूर्ण विकास करना है। उसके बाद मेरा विषय वस्तु, ठीक है, विषय वस्तु क्या होगा। उसके बाद से हम लोग लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति है, तो विषय वस्तु में पाठ्यक्रम की विस्तृत योजना, यानी जो पर्यावरण के बारे में हम विस्तृत योजना बनाएंगे कि कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे कि बच्चों को समझ में आएगा, उसमें कौन कौन TLM हम लगाएंगे, किस किस जगह पर कौन TLM यूज करेंगे, बच्चों को घुमाएंगे, या विस्तृत रूप से योजना बनाएंगे कि क्या आखिर पर्यावरण के बारे में हमें बच्चों को समझाना है, तो बच्चों को कैसे समझ में आ जाए, इसके बारे में संपूर्ण योजना बनाएंगे। ठीक है, विस्तृत एक योजना बनाएंगे। ये लेसन प्लान होता है। लेसन प्लान के बारे में आप लोगों को तुरंत इसके बाद ये जो अगले सेमेस्टर में आप लोगों को लेसन प्लान मिलेगा, कैसे कैसे लेसन प्लान बनाया जाएगा। इसमें भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को लेसन प्लान बनाना या सब कुछ, इसके बीएड के बारे में सब कुछ, प्रैक्टिकल लेसन प्लान आदि जितने भी प्रकार के अपना शिक्षण व्यवस्था है उस सबको बताया जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम योजना को छात्रों के समक्ष कक्षा में प्रस्तुतिकरण, जिसमें बच्चों की उपलब्धि एवं व्यवहार एवं विवरण एवं आशाएं, यानी इसमें ये है कि बच्चों के समक्ष कैसे प्रस्तुतिकरण किया। जैसे मान लीजिए कि हमने सिलेबस विस्तृत योजना बना लिया, तो हम बच्चों के सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे, बीच बीच में उन लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, तो कौन क्वेश्चन होगा, उस पर बच्चों का रिप्लाई क्या होगा, इससे बच्चों का मूल्यांकन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर पर हम देखें, व्यवहारात्मक रूप से उद्देश्यों को देखना एवं विश्लेषण मूल्यांकन की प्रक्रिया शामिल है। ठीक है, तो व्यवहारात्मक यानी लास्ट में हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि बच्चों से व्यवहारिक रूप से कुछ पूछेंगे, विश्लेषण करने के बाद मूल्यांकन उसको करेंगे। बच्चों को जो हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ाया वो बीच बीच में क्वेश्चन, यानी पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा है, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, बीच बीच में ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपना लास्ट में व्यवहारिक तौर पर उन लोगों से अपना पूछेंगे, जिससे कि बच्चों से मूल्यांकन भी होता रहेगा कि हमारे पढ़ाने का रिस्पांस क्या हो रहा है। प्रशिक्षण देने से पहले की प्रक्रिया, ये मान लीजिए कि जब अभी प्रशिक्षण हम नहीं दे रहे हैं, अभी ये क्या था, शिक्षण उद्देश्य लिखने के प्रमुख चरण। ठीक है, हमारा गोल ले लिए, शिक्षण उद्देश्य ले लिए, शिक्षण उद्देश्य कैसे लिखेंगे, किस चरण में लिखेंगे, इसके बारे में देख लिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या चीज़ है। नेक्स्ट, व्यवहारिक उद्देश्य लिखते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जो उद्देश्य लिखते हैं उसको भी लिखते समय निम्न बातों का ध्यान हमें देना चाहिए। जैसे मान लीजिए लेसन प्लान हुआ या पाठ्य योजना हुआ, जब हम बना रहे हैं, उद्देश्य तय कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने से संबंधित, तो हमें कुछ व्यवहारिक उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर जब हम लिख रहे हैं तो क्या क्या व्यवहारिक उद्देश्य होना चाहिए। व्यवहारिक उद्देश्य छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, जो हम लेसन प्लान लिख रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। यानी छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस बच्चे को हम पढ़ाने के लिए जो ये योजना तैयार कर रहे हैं, जो मैं उद्देश्य ये ले रहा हूँ, जिस बच्चे को क्लास 1 के लिए ले रहा हूँ, क्लास 2 के लिए ले रहा हूँ, उसमें के बच्चे का डेवलप कितना, मानसिक डेवलप कितना हुआ होगा, उसके अनुसार छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, जो व्यवहारिक उद्देश्य होना चाहिए, जो हम उद्देश्य ले रहे हैं पढ़ाने का, मेरा जो उद्देश्य है वो छात्र को ध्यान में रख करके होना चाहिए। व्यवहारिक उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं होकर छात्र में होने वाले व्यवहारों से संबंधित होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर व्यवहारिक उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं होकर के, यानी जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, जो बच्चों को सिखाया जाता है उस तरीके का उसका प्रक्रिया ना होकर के छात्र में होने वाले व्यवहार, यानी जो हम पढ़ाएंगे, हमारे पढ़ाने से छात्र में क्या व्यवहार बदलेगा, क्या इससे लाभ होगा, उस चीज़ को ध्यान में रख करके उसको ध्यान में रखना है। उद्देश्य में केवल पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु का उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो केवल हमें पर्यावरण से संबंधित ही पाठ्य वस्तु का उपयोग होना चाहिए, न कि पर्यावरण पढ़ा रहे हैं उसके बाद से भोजन से संबंधित अपना उसी में अपना डाल दिए, उसके बाद से हमारे आसपास के जीवन डाल दिए, हमारे जानवर डाल दिए, कोई दूसरा सब्जेक्ट उसमें डाल दिए। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उद्देश्य में केवल पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु का ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जो हमारा सिलेबस है, जिस चैप्टर पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं डालना चाहिए। एक उद्देश्य में केवल एक ही विचार को केंद्र में रखना चाहिए, ठीक है। यानी बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है एक उद्देश्य में केवल एक ही विचार को केंद्र में रखना चाहिए, एक केंद्र में रखना चाहिए, न कि अब केवल हम पर्यावरण को केंद्र में रखेंगे, न कि अदर दूसरे किसी को केंद्र में रख करके पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख ले, आवश्यकता अनुसार उद्देश्यों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम स्कूल में या कॉलेज में जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अगर हमें आवश्यकता लग रही है कि नहीं बच्चे इस तरीके से अपना उनमें डेवलप ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या होना चाहिए, परिवर्तन किया जाना चाहिए। उद्देश्यों का निर्धारण छात्रों की योग्यता और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर करना चाहिए, ठीक है। जब हम उद्देश्यों का निर्माण कर रहे हैं तो हमें बच्चों को और उनकी योग्यता को ध्यान में रख करके निर्माण करना चाहिए। व्यवहार परिवर्तन, ठीक है। आइए नीचे देखते हैं, ये लास्ट होने वाला है। ये व्यवहार परिवर्तन शिक्षण अधिगम के बाद व्यक्ति के व्यवहार में सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं शैक्षिक परिवर्तन आते हैं। ये सकारात्मक परिवर्तन को ही व्यवहार परिवर्तन कहा जाता है, जो उसे जीवन के सभी पहलुओं में विकास की ओर ले जाते हैं, ठीक है। अब ये जब हमने शिक्षण कर लिया, अधिगम सीख लिया कुछ, उसके बाद लेसन प्लान बनाया, लेसन प्लान बना करके उसके बाद से लिखा उसको, उसके लिखने का नियम समझा, उसके बाद से हमारे जब पढ़ लिए तो उसके बाद हमारे व्यवहार में कैसे परिवर्तन हुआ। शिक्षण अधिगम के बाद, यानी शिक्षण अधिगम कर लेने के बाद व्यक्ति के व्यवहार में सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं शैक्षिक परिवर्तन आते हैं। ये सकारात्मक परिवर्तन को ही व्यवहार परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। जो सकारात्मक परिवर्तन होता है उसको ही व्यवहार परिवर्तन कहा जाता है, जो उसे जीवन के सभी पहलुओं में विकास की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग देखते रहिए, इससे ये होगा कि आपको लिखने के लिए, चूंकि बीएड में लिखना बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारे इतना लिखने का मतलब है, आप लोगों को ये हम बता देना चाहते हैं कि क्यों मैं इतना लिखता हूँ। समझाने के लिए मैं चाहूँ तो केवल व्यवहार परिवर्तन, यानी व्यवहार परिवर्तन क्या होता है, ये होता है, वो होता है, हम समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लिख सकें, ठीक है। तो ये वीडियो अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो जो होगा बीएस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, इन्हीं के बारे में, बीएस ब्लूम के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट है, तो पेपर 3 का ही वीडियो ये मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।